खटाखट शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ का मुकाबला 2022 में करेगा कौन? देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश चुनाव की दहलीज पर पहुंच रहा है, लेकिन ऐसे समय में सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने विपक्ष पूरी तरह बिखरा नजर आ रहा है। ओवैसी की एंट्री के बाद यह मामला और खुलकर सामने आ चुका है। मायावती और अखिलेश को अपने वोट बैंक छिटकने का डर सताने लगा है और इस चक्कर में सियासी दल अब आपस में ही उलझ रहे हैं। योगी के सामने बिखर गया विपक्ष। महामुकाबले से पहले विपक्ष धराशायी। योगी के सामने विपक्ष में नंबर 1 कौन? 2022 के सबसे बड़े घमासान के लिए उत्तर प्रदेश में चुनावी मंच सजने लगा है। योगी के खिलाफ विपक्षी दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। ओवैसी की एंट्री के बाद यूपी में घमासान और तेज हो गया है। अखिलेश यादव के कल के बयान पर आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने धड़ाधड़ एक के बाद एक कई ट्वीट किए। अखिलेश पर निशाना साधते हुए मायावती ने समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बता दिया। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा, समाजवादी पार्टी की घोर स्वार्थी, संकीर्ण और दलित विरोधी सोच की वजह से देश की अधिकतर बड़ी पार्टियां चुनाव में इनसे किनारा करना ही बेहतर समझती हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में अब ये पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी के साथ नहीं बल्कि छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन के सहारे लड़ेगी। ऐसा कहना और करना समाजवादी पार्टी की महालाचारी नहीं तो और क्या है। गौरतलब है कि कल अखिलेश यादव ने छोटे दलों से गठबंधन की बात कही थी। उत्तर प्रदेश में सभी दल चुनाव लड़ने आएंगे और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, स्वाभाविक है सभी दल यहाँ चुनाव लड़ने आएंगे। आने वाले समय में छोटे दलों के साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी करेगी। मतलब साफ है कि योगी के खिलाफ महामुकाबले से पहले विपक्ष में मारामारी की स्थिति है। चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन फिर भी विपक्षी दल और गठबंधन खुद को मजबूत दिखाने के चक्कर में एक दूसरे पर ही हमला कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या इस तरह से विपक्षी दल आपस में लड़कर योगी सरकार को टक्कर दे पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कांग्रेस की सियासत कैसे कोरोना टीका पर आकर टिक गई है दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या मुनव्वर राणा के परिवार ने पारिवारिक लड़ाई को जानबूझकर राजनीतिक रंग दिया? अभी जाएं कू ऐप पर, फॉलो करें रिपब्लिक भारत को और रखें अपने विचार। चलिए बात करते हैं देश में चल रही एक और सियासत की। दरअसल देश में पहले कोरोना महामारी को लेकर सियासत हुई, लेकिन जब वो सियासत फेल हो गई तो अब टीके को लेकर सियासत की जा रही है। कोरोना महामारी से लड़ते और जूझते हुए देश काफी आगे आ चुका है, लेकिन देश में विपक्ष की राजनीति अभी भी महामारी के दौर में ही फंसी नजर आ रही है। अव्वल तो ये विपक्ष के पास मुद्दों का टोटा है और दूसरा ये कि विपक्ष जो मुद्दा उठाता भी है उसमें उसकी कोरी राजनीति ही नजर आती है। एसी कमरों में बैठकर राजनीति का हथियार बनता है ट्विटर। पिछले कुछ समय में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और इसी सिलसिले में उन्होंने आज एक और ट्वीट किया। राहुल गांधी ने लिखा, जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई, #वेयर आर वैक्सीन्स। राहुल के इस ट्वीट पर घमासान होना तय था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राहुल पर पलटवार करते हुए पूछा कि राहुल गांधी की परेशानी क्या है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर लिखा, कल ही मैंने जुलाई महीने के लिए टीके की उपलब्धता पर तथ्य रखे। राहुल जी की समस्या क्या है? क्या वो पढ़ते नहीं है? क्या वो समझते नहीं है? अहंकार और अज्ञानता के वायरस का कोई टीका नहीं है। कांग्रेस को नेतृत्व में बदलाव के बारे में सोचना चाहिए। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया। रिजिजू ने कहा, व्यापक वैक्सीन अभियान को बदनाम करने के लिए इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानों को देखकर बहुत दुख होता है। भारत सरकार की तरफ से 75% टीके मुफ्त में उपलब्ध कराने के बाद टीकाकरण की गति तेज हुई और जून में 11.5 करोड़ खुराक दी गई। कृपया इस घातक महामारी के बीच राजनीति न करें। अब इन सब के बीच सवाल यह है कि देश में टीकाकरण की स्थिति क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 1.25 करोड़ से ज्यादा खुराकें मौजूद हैं और अगले 3 दिनों में उन्हें 94,66,420 खुराकों की आपूर्ति की जाएगी। मंत्रालय ने बताया कि भारत सरकार और राज्यों की सीधी खरीद की श्रेणी से अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 33 करोड़ खुराक की आपूर्ति की गई है। लेकिन फिर भी राजनीति तो राजनीति ही है, जिसमें विपक्ष
सिर्फ अपना सियासी फायदा देखता है और महामारी पर भी राजनीति करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं दूसरी तरफ जवानों ने घाटी में आतंकियों के सफाई की कसम खा रखी है। 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया, जिसके बाद गुपकार में हाहाकार मचा हुआ है। आतंकियों पर प्रहार, गुपकार में हाहाकार। फिर जागा महबूबा का आतंकी प्रेम। नहीं होगी बात, सीधे होगा आघात। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के संघार से गुपकार गैंग में खलबली है। कल तक पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करने वाली महबूबा आज सेना और सुरक्षा बलों पर सवाल उठा रही हैं। पुलवामा में 5 आतंकियों के मारे जाने के बाद महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर में रोजाना एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन जब जायज सवाल उठाए जाते हैं तो सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। परिवार के आरोपों पर भारत सरकार को सफाई देनी चाहिए। महबूबा को मारे गए आतंकियों की चिंता सता रही है, लेकिन देश के लिए शहीद होने वाले जवान के लिए महबूबा के जबान से एक शब्द नहीं फूटा। ये गुपकार की वो सच्चाई है जिसे देश समझ चुका है। शांति की बात और आतंकियों का साथ गुपकार का पुराना फॉर्मूला रहा है, लेकिन महबूबा भूल गई कि नए कश्मीर में न आतंकियों के लिए जगह है, न उनके चहेतों के लिए। हमारी कोशिश है वो लोग जो आतंकी कार्रवाइयों में, दहशतगर्दी में शामिल हैं और बाहर की एजेंसियों पे और बाहर के जो आउटफिट हैं उनके साथ मिलके कश्मीर को, जम्मू को, इन एरियाज को टेरर वायलेंस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उनको खत्म किया जाए। जो सिलसिला तेजी से चल रहा है इसको और तेज किया जाए। पुलवामा के हाजिन राजपुरा इलाके में हुई इस मुठभेड़ में जैश के 5 आतंकियों को मार दिया गया। इस ऑपरेशन में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ। मारे गए आतंकियों में निशाद हुसैन लश्कर कमांडर, दानिश मंसूर 2020 से सक्रिय आतंकी, रेहान पाकिस्तानी आतंकी, आमिर ओवरग्राउंड वर्कर शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए। कश्मीर में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट पूरी रफ्तार से जारी है। इससे पहले कुलगाम में ही बुधवार को एनकाउंटर हुआ था। चिमेर इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ आतंकियों का सफाया जारी है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान और इमरान की एक और नापाक करतूत का खुलासा हुआ। जम्मू के बाद इस्लामाबाद में ड्रोन साजिश। मोर्चे पर हारा तो जासूसी का सहारा। ड्रोन वाली साजिश पड़ेगी भारी। पाकिस्तान दुनिया में ऐसा नाम जो बार बार मार खाता है लेकिन सुधरता नहीं। एक बार फिर आतंकिस्तान ने भारत के खिलाफ आसमानी साजिशों का पिटारा खोल दिया है। जम्मू से लेकर इस्लामाबाद तक पाकिस्तान अपनी नापाक ड्रोन साजिश कर रहा है। खबर आई है कि 26 जून को भारतीय उच्चायोग के ऊपर ड्रोन दिखा था। उच्चायोग के आवासीय परिसर में कार्यक्रम चल रहा था। भारतीय उच्चायोग में ड्रोन भेजकर पाकिस्तान जासूसी करना चाहता था। भारत ने पाकिस्तान से इसकी शिकायत की है। इसी दिन जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमला हुआ था। ड्रोन साजिश पर भारत ने पाकिस्तान से जवाब मांगा है। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने इसे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताते हुए विदेश मंत्रालय से शिकायत की है, जिस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, क्योंकि चोरी पकड़े जाने पर पाकिस्तान के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। भारत ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने ड्रोन वाली साजिश की हो। जम्मू कश्मीर में साल अब तक 60 बार से ज्यादा ड्रोन मंडराते दिख चुके हैं। आज सुबह ही जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर ड्रोन देखा गया। इससे पहले 27 जून यानी रविवार को जम्मू एयरबेस पर ड्रोन के जरिए हमला किया गया था। वही एयरबेस पर हमले के दिन पाकिस्तानी आतंकियों ने मिलिट्री स्टेशन पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। जिस तरह का ये वाक़ा हुआ है और 2 अटैक्स एक साथ जो है वो ड्रोन बॉर्न आईडी के साथ किए गए हैं, उसमें प्राइमरली जो सस्पिशन था वो लश्कर तैयबा के ऊपर जाता था, जो पाकिस्तान से ऑपरेट करती है। और लश्कर तैयबा का इस तरह की और बहुत सारी गतिविधियों में पहले से हाथ रहा है। दरअसल जैसे जैसे जम्मू कश्मीर में अमन और लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, इमरान की बौखलाहट बढ़ती जा रही है।
इसी बौखलाहट में पाकिस्तान ने ड्रोन वाली साजिश की है, लेकिन वो भूल गया है कि पुलवामा और उरी जैसे साजिशों का अंजाम क्या हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये पाकिस्तान आजकल बड़ा ड्रोन कर रहा है, लेकिन अब उसका एक भी ड्रोन बचने वाला नहीं है, क्योंकि डीआरडीओ ने इसकी तैयारी कर ली है। आसमानी साजिश का काम तमाम। ड्रोन किलर खत्म करेगा नापाक प्लान। जम्मू से इस्लामाबाद तक भारत के खिलाफ हो रहे आसमानी साजिश के खिलाफ अब डीआरडीओ भी मैदान में है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एंटी ड्रोन सिस्टम बना लिया है। यह स्वदेशी ड्रोन सिस्टम किसी भी ड्रोन को पहचान कर उसे खत्म करने की कुव्वत रखता है। यह सिस्टम 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले छोटे ड्रोन का पता लगाकर उसे जाम कर देता है। ये 1 से 2.5 किलोमीटर के दायरे में आए ड्रोन को अपनी लेजर बीम से निशाना बनाते हुए उसे नीचे गिरा देता है। ड्रोन को जैमिंग कमांड के माध्यम से नीचे लाया जाता है या फिर लेजर से ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण को नष्ट कर दिया जाता है। इस सिस्टम पर डीआरडीओ पहले से ही काम कर रहा था। ये इतना प्रभावी है कि इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भी शामिल किया गया है। रिपब्लिक डे परेड के दौरान भी सुरक्षा के लिए इसी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन से आतंकी हमले का खतरा बढ़ने के बाद डीआरडीओ ने इसके उत्पादन की जिम्मेदारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को सौंपी है। इसके अलावा निजी क्षेत्र को भी लाइसेंस के तहत इसे बनाने की अनुमति दी जा सकती है, ताकि जितनी जल्दी हो सके इसे सामरिक और महत्वपूर्ण जगहों पर लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गर्मी ने दिल्ली में 9 साल का रिकॉर्ड 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो कनाडा में 10,000 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। जुलाई में चढ़ते पारे का सितम। गर्मी ने तोड़ा 90 साल का रिकॉर्ड। दिल्ली एनसीआर में हुई इस बारिश की फुहार का इंतजार लोगों को बेसब्री से था। जुलाई में चढ़ते पारे ने ऐसा कह ढाया कि सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। दिल्ली में तापमान ने कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गर्म हवा के थपेड़ों ने लोगों को अपने घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। दिल्ली में गर्मी ने 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मंगेशपुर इलाके में गुरुवार को तापमान 43.2 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले 1 जुलाई 1931 को पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। जुलाई का पहला दिन 9 सालों के बाद सबसे गर्म रहा है। उत्तर भारत के राज्यों में भी पारा सामान्य से 60 डिग्री ऊपर चल रहा है। आंकड़ों से साफ है कि इस बार गर्मी सिर्फ आपका हलक ही नहीं सुखाने वाली, बल्कि जानलेवा भी साबित हो रही है। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा और यूपी भी जबरदस्त लू की चपेट में है। लेकिन गर्मी का सितम सिर्फ देश में ही लोगों को परेशान नहीं कर रहा। कड़ाके की ठंड के लिए मशहूर कनाडा भी सूरज की आग में जल रहा है। कनाडा के आसमान में बने हीट डोम के कारण गर्मी ने यहाँ 10,000 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में तो पारा 49.44 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। बेतहाशा गर्मी के कारण एक दिन में 230 लोगों की मौत हो गई है। देश से लेकर विदेश तक गर्मी के सितम ने पूरी दुनिया में एक बार फिर से ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा शुरू कर दी है। और अब बात करते हैं कू ऐप पर पूछे गए आज के सवाल की। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमने आज पूछा था कि क्या मुनव्वर राणा के परिवार ने पारिवारिक लड़ाई को जानबूझकर राजनीतिक रंग दिया। 89% लोगों का, यानी कि 89% लोगों का हाँ में जवाब है। 11% लोगों ने ना में जवाब दिया है। आप भी डाउनलोड करें कू ऐप और रखें अपने विचार। वक्त एक ब्रेक का है। बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौटेंगे। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।